Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, in previous lectures, we have discussed about reversible reaction, irreversible reaction, forward and reverse reaction, and chemical equilibrium. Today we are going to clear our concepts about the most important topic of this chapter, that is law of mass action. Remember, you have to clear your concept about law of mass action. After that I will discuss in detail about the presentation, that how would you represent or how would you write law or any law of any subject like physics etc. In federal board paper or any Punjab board etc. Okay, so basically the simple rule for presentation is that if it is statement of any law or definition of any law, then you should satisfy the paragraph. Like in page you should write the statement of law in square box, just like I have written. बेशक लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी ओपन स्पेस हो, राइट साइड पे थोड़ी सी ओपन स्पेस हो. लाइक अगर ये आपके पेपर का पेज है तो लॉ यहाँ तक होना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ लॉ शुड कवर दिस एरिया ऑफ द पेज. ओके, उसके बाद में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस ऑल द प्रेजेंटेशन स्किल्स दैट यू शुड ऑप्ट इन फेडरल बोर्ड पेपर, which will be discussed in separate video inshallah. Okay, फिलहाल लॉ पे आ जाते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन. सी एम गुलबर्ग एंड पी वेज ने 1864 में इस लॉ को प्रेजेंट किया था. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे. So इसकी स्टेटमेंट है, the rate at which substance reacts is directly proportional to the active mass to its active mass, and the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants. ठीक है. अब जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमने लिखी है कि लेट्स से A moles of reactant A in gaseous form reacts with B moles of reactant B in gaseous form to form C moles of product C in gaseous form and D moles of product D in gaseous form. अब याद रखें, this law has two parts. For convenience, I have written the first part in red color and the second part in green color. Okay, पहले इस फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं. The rate at which substance reacts is directly proportional to the active mass of reactant. Like जिस रेट से, लेट से हम ए को कंसीडर कर लेते हैं, जिस रेट से ए रिएक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी कंसंट्रेशन पे, इसके एक्टिव मास. नाउ व्हाट इज एक्टिव मास? यहाँ पर मैंने कोड किया. एक्टिव मास बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ reactants या product in mole per dm cube. That is the unit of concentration, mole per dm cube. इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्टिव मास का सिंपल अमाउंट आप कंसीडर कर ले, अमाउंट या मिकदार या तादाद, कंसंट्रेशन. ठीक है, एक्टिव मास का ये मतलब है. सो याद रखें, जिस रेट से ये सब्सटेंस रिएक्ट करेगा बी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी कंसंट्रेशन यानी इसकी मिकदार, इसकी तादाद से, इसके अमाउंट से. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है आप फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आपको समझा दूं कि अगर ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन ये ए ज्यादा तेजी से करेगा. ठीक है, उसका रिएक्शन रेट ज्यादा होगा. अगर ए की कंसंट्रेशन लेट से कम होगी तो ए कम रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन रेट लो होगा. सिमिलरली बी के केस में बी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्टली करेगा, तेज करेगा. ठीक है, उसका रिएक्शन रेट मोर होगा. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज लेस और लोअर देन इट्स रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी लोअर एज इट्स कंसंट्रेशन. ओके, सो दोबारा देखें, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जिस रेट से कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट हो, या इन केस ऑफ प्रोडक्ट भी कंसीडर कर लें, जिस प्रोडक्ट के केस में रिवर्स रिएक्शन, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फिलहाल इस पे फोकस करें, आगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है. सो जिस रेट से ये रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, ठीक है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्टिव मास से। इसका एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ए रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्ट करेगा, तेजी के साथ रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन रेट ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। दूसरा पार्ट, the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the active mass to the product of active masses of reactants। मतलब ये है कि जिस रेट से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में भी पॉसिबल है। आप रिवर्स रिएक्शन में करना चाहे तो मेरी बातों को रिवर्स कर लीजिएगा। सो जिस रेट से ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो जिस रेट से, जिस स्पीड से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, फर्दर मूव करेगा, वो उनकी कंसंट्रेशन को हम कैपिटल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी a मल्टीप्लाइड बाई b के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई b, दोनों को हासिल ज़रब, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर a मल्टीप्लाइड बाई b का आंसर ज्यादा आता है तो इसका मतलब रेट तेजी से आगे प्रोसीड करेगा। और अगर a मल्टीप्लाइड बाई b दोनों का प्रोडक्ट का आंसर या प्रोडक्ट की वैल्यू कम आती है तो वो कम आगे प्रोसीड करेगा, उसका रिएक्शन रेट, फर्दर प्रोसीडिंग का रेट लो होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि वो रेट, वो स्पीड जिससे ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, आगे फर्दर मूव करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इनके प्रोडक्ट के। ठीक है, इनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, इनकी मिकदार के जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और इनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, तो वो रिएक्शन तेजी से आगे प्रोसीड करेगा। अगर a मल्टीप्लाइड बाई b का कंसंट्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ b का आंसर कम आएगा तो आगे रिएक्शन रेट भी कम होगा, स्लो होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा। समझ आ गई ना? अब इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं कि a मोल्स ऑफ रिएक्टेंट a रिएक्ट विद b मोल्स ऑफ रिएक्टेंट b टू फॉर्म c मोल्स ऑफ प्रोडक्ट c एंड d मोल्स ऑफ प्रोडक्ट d। अब आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमने लॉ के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जिस रेट से आगे वो प्रोसीड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मल्टीप्लिकेशन से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर इट्स मोलर कंसंट्रेशन इन द केमिकल इक्वेशन। यानी इस केमिकल इक्वेशन में जो इसकी कंसंट्रेशन है, जो मोलर कंसंट्रेशन है, उसको हम रेज टू द पावर में लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब याद रखें, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जिस रेट से रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनके प्रोडक्ट के, इनके कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, दैट इज KF कांस्टेंट। हम यहाँ पर KF पुट करते हैं। KF is the rate constant for forward reaction. KF is basically rate constant for forward reaction. Okay. Now इसी तरह अगर रिवर्सली हम चेक करें, इस रिएक्शन के रिवर्स हम चेक करें, तो जिस रेट से ये रिएक्शन रिवर्सली प्रोसीड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनके प्रोडक्ट के, इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था डेफिनेशन के कि आप रिवर्स लें, अगर रिवर्स रिएक्शन को जिक्र कर रहे हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, तो मेरी बात को रिवर्स कर लीजिएगा कि जिस रेट से रिएक्शन रिवर्सली प्रोसीड करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनकी कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D। जैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिस रेट से वो प्रोसीड करेगा रिवर्सली, वो उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी C मल्टीप्लाइड बाय D अगर ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, C मल्टीप्लाइड बाय D कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी कम होगा। फिर दोबारा जो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। दैट कांस्टेंट इज नोन एज KR, व्हिच इज
It stands for rate constant for reverse reaction. Okay, अब इक्विलिब्रियम में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम वो स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं. सो उसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कहा था. ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू पुट करें. ठीक है, इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू. कांस्टेंट को एक साइड पे ले आए, यहाँ पर केयर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड के इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा केएफ. यहाँ पर ए बी कंसिडरेशन ऑफ ए कंसिडरेशन ऑफ बी केएफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के राइट साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, ये इक्वेशन बन गई. अब कांस्टेंट divided by constant give rise to another constant, or rate constant for forward reaction divided by rate constant for reverse reaction give rise to another constant that is equilibrium constant. किसी को हम क्या बोलते हैं? equilibrium constant. equilibrium constant. now बुक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्लियर कट डेफिनेशन लिखी है, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, जस्ट आपको समझाता हूं, गौर से देखें. रेट Kc किसकी इक्वल है? CD divided by AB, or in other words concentration of C raised to the power C multiplied by concentration of D raised to the power D divided by concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. अगर अब Kc के डेफिनेशन गौर से देखें, the ratio Kc is basically the ratio of what? concentration of product. C already product है ना, लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, या जो स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हो तो उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रहे हो तो उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स एरो की जो राइट साइड में होती है उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. सो इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, सो दोबारा देखें Kc की डेफिनेशन. Kc is basically equilibrium constant is basically ratio of concentration of products to the concentration of reactants. अच्छा, अब यहां पर प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल, आपने कंफ्यूज नहीं होना. पहले है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. पहले प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है. रेशियो ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, यानी हासिल ज़रब ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द हासिल ज़रब ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, ईच रेज़ टू द पावर इट्स मोलर कंसंट्रेशन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाइपोथेटिकल इक्वेशन में जो हमने मोल्स डिस्कस किए थे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने लिए थे वो उस रेज़ टू द पावर हम वो कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, सो दोबारा देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली प्रोडक्ट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट. पहले प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, हासिल ज़रब, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब C और D. ठीक है, टू द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रेज टू द पावर इट्स मोलर कंसंट्रेशन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यानी हर रिएक्टेंट के पावर में, रेज टू द पावर में, वो वाले जो हमने मोल सेलेक्ट किए थे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो रेज टू द पावर में ले जाएंगे. ठीक है, आई होप किसी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. क्लियर ना हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा. मैं इंशाल्लाह इस पर दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा. ठीक है, सो ये था लाफमा सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से. लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट आएगा 4 to 5 मार्क्स का. ठीक है, और इसमें आपने क्या पहले लिखना है, किसने सजेस्ट की थी, किस डेट में, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है, फिर डेरिवेशन लिखनी है साइड में जो है ना, उसके साथ बल्कि उससे पहले एक्टिव मास की डेफिनेशन भी लिखनी है, होता है कि उसकी यूनिट्स लिखनी है, एंड 10. ठीक है, सो ये लाफमा सेक्शन है. इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं Kc कैसे डिटरमाइन करना है और Kc की यूनिट्स कैसे फाइंड करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज.